राजा कौन बनेगा? राजा भैया वही बनेगा जिसके अंदर अलग समझ हो, जो धैर्यता लाता हो, जो किसी की वीडियो में खोता ना हो। पोर्टफोलियो 10 लाख का है, वो 7 लाख का पहुंच गया और मैं सोचूं 7 लाख अपने बुक कर लूं, भैया 3 लाख का तो मैंने लॉस ले लिया ना। फिर % का योगदान देती है। भारत के जो तेल का उत्पादन है ना, उसके अंदर 71% वो वाकई कंपनी बेस्ट होती है, क्योंकि हम जैसे लोग लालच के प्रति ज़्यादा बढ़ जाते हैं। भैया GTL इंफ्रा, भैया ये वो है। तो दूसरी तरफ हमें बहुत चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो इस उपलक्ष्य में जब बाजार की गिरावट होती हैं तो वहाँ पर अपनी स्थितियों को मजबूत करना चाहिए। वैश्विक स्तर के होते हैं तो उसमें उन कंपनी के अंदरूनी काम नहीं खराब हो रहे हैं, बल्कि कुछ न्यूज हो रही है जिससे कुछ लोगों को वो निगेटिव लग जाता है। इस 5 दिन के अंदर कुछ हमारे जो अच्छे अच्छे शेयर थे वो कवर करके गए हैं। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कंपनी के बारे में। आज हम बात करेंगे, उसकी फुल डिटेल वीडियो बनाएंगे, फंडामेंटल और उसकी न्यूज़ के अनुसार आज हम इसकी खूबियां को देखेंगे। दूसरा, सुजलोन एनर्जी के टारगेट किसी ब्रोकरेज फर्म वाले ने कम कर दिए हैं, उस विधि को भी हम समझेंगे। देखो सर, इस 5 दिन के अंदर कुछ हमारे जो अच्छे अच्छे शेयर थे वो कवर करके गए हैं। यानी कि अगर हम घबराहट में 5 में जो चीज़ें शुरू हुई उसके अंदर अगर हम अपने लॉस बुक करते तो कहीं ना कहीं आज हमें धोखा सा मिलता। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि अच्छी अच्छी कंपनियां जो बाजार के उस माहौल से गिर जाती हैं जो वैश्विक स्तर के होते हैं, तो उसमें उन कंपनी के अंदरूनी काम नहीं खराब हो रहे हैं, बल्कि कुछ न्यूज हो रही है जिससे कुछ लोगों को वो निगेटिव लग जाता है। और साथ साथ जब FIs यहाँ से निकल कर जाते हैं तो उसके साथ साथ जो हम जैसे निवेशक हैं वो भी डर के मारे भैया इतना लॉस बुक कर लें। सबसे पहले लॉस बुक स्थिति में वो बंदा करेगा जिसको शॉर्ट में अमीर बनना होगा। वो सोचेगा कि भैया कहीं ना कहीं ये जो पैसा बचा कुचा है इसे मैं रोक लूँ, कुछ बुक कर लूँ ताकि अगले शेयर के अंदर मैं अपनी एंट्री कर लूँ। पर वो दूसरी जगह जाएगा, वहाँ पर भी उसको वैसी ही चीज़ें मिलेंगी जो उसके साथ पहले थी। यानी कि आपका पोर्टफोलियो, मेरा पोर्टफोलियो, सबका ही रेड है। तो दूसरी तरफ हमें बहुत चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो इस उपलक्ष्य में जब बाजार की गिरावट होती हैं तो वहाँ पर अपनी स्थितियों को मजबूत करना चाहिए, वरना लॉस बुक करते करते अमाउंट हमारी कम हो जाती है। मान लो अगर मेरा कोई पोर्टफोलियो 10 लाख का है, वो 7 लाख का पहुंच गया और मैं सोचूं 7 लाख अपने बुक कर लूं, भैया 3 लाख का तो मैंने लॉस ले लिया ना। फिर तो उस विधि से बिल्कुल भी बचा। देखो, अपना पैसा अगर बाजार के अंदर लगना है तो वो धोखा नहीं देगा। अपना मतलब जिसकी आपको ज़रूरत ना हो पैसों की, आप फ्यूचर देख रहे हो, वरना किसी की फीस, किसी की EMI, किसी के रेंट, किसी की ये चीज़ों को पैसे हम सोचते हैं कि वो पूरा कर देंगे, यहाँ लगा दें, तो वो भ्रम की स्थितियाँ पैदा कर देती हैं और कहीं ना कहीं वो हमें धोखा देकर जाती हैं। शॉर्ट टर्म में कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। और वो शेयर बाजार है जहाँ लाखों दिमाग लड़ रहे हैं, करोड़ों दिमाग लड़ रहे हैं भैया, FIs, DIs, हम बहुत दिनों के साथ लड़ रहे हैं और वहाँ पर हम अपने कुछ पैसों को सोच रहे हैं कि बहुत अमीर हो जाएं। तो भैया ऐसे कभी भी नहीं होगा। इसलिए बाजार की गिरावट और बाजार के उछाल में अंतर आपको करना आना चाहिए और वो होता है धैर्यता का। आज हम बात कर रहे हैं ONGC की, और आपको पता है कि ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कंपनी है जो एक महारत्न कंपनी है। तो ये देश की एक बड़ी प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के उत्पादक वाली नंबर 1 कंपनी है, देश की बड़ी महारत्न कंपनी है। दूसरी तरफ मैं अगर आपको बताऊं तो ONGC भारत की सबसे बड़ी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी है जो भारतीय
घरेलू उत्पादन में लगभग 71% का योगदान देती है। भारत के जो तेल का उत्पादन है ना, उसके अंदर 71% ONGC भाग देती है। और अभी ONGC ने करीब 5 रुपये का डिविडेंड भी दिया है। गिरावट तो हो रही है, पर उसके साथ साथ कंपनी ने डिविडेंड भी दिया। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो ONGC की स्थापना 1956 में भारत सरकार द्वारा तेल अन्वेषण के लिए की गई थी। यानी कि तेल की पूर्ति के लिए, तेल को पेट्रोल पंप तक के स्थितियों के साथ लाने के लिए, कोई कच्चे तेल के बाद वो फिर रिफाइनरी के साथ वो पेट्रोल डीजल में बदलता है ना। तो उस चीज़ के लिए इसका कंपनी को लाया गया था सरकार के द्वारा। दूसरा मैं आपको एक चीज और बताऊं तो ONGC ने भारत के 9 उत्पादक बेसिनों में से 8 की खोज की है। यानी कि आपको पता है बेसिन यानी कि गहरे समुद्र के अंदर जो कुएं होते हैं जहां से तेल का निकालना, ड्रिलिंग करना, उसे निकालना, प्राकृतिक गैस, LNG जैसी चीज़ों को निकालने के लिए अगर भारत के अंदर 9 बेसिनों के साथ साथ इसने उसके अंदर 8 के अंदर इसने वो खोज की थी जिसका नाम है ONGC। और अगर मैं आपको बताऊं तो एक खोज 1958 में गुजरात में की थी, दूसरी खोज अगर हम देखें तो 1963 में असम में की थी, और तीसरी अगर हम देखें तो 1967 में राजस्थान, फिर 1974 में मुंबई, 1980 में कृष्णा गोदावरी, 1985 में कावेरी, और 2019 में बंगाल, और 2022 में विध्यम में इन्होंने इस तरीके की खोज की थी, जो लगभग देश की एक बड़ी तेल उत्पादक और प्राकृतिक गैस की उत्पादक वाली कंपनी का इसको दर्जा मिला है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इसकी चीज़ों के साथ हम देख रहे हैं। अगर इसकी हम मार्केट कैप अगर हम देखें तो कंपनी की मार्केट कैप कहला रही है 3,04,971 करोड़ की। करंट प्राइस अगर हम देखें तो 242 है, हाई 345 और लो 215 रुपये का है। स्टॉक भी अगर देखें तो काफ़ी कम है, जो करीब 7.71% का है। और कंपनी भैया डिविडेंड भी देती है। और अगर हम इसके अंदर में चीज़ें देखें तो सारी पॉजिटिव है, निगेटिव कुछ भी नहीं है कंपनी के अंदर। भारत ना जो इस तरीके की कंपनियां के कच्चे तेल में वर्क करती है, पेट्रोल में वर्क करती हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी सहायक कंपनी भी ला रही है, जो आगे जाकर नवकरणीय ऊर्जा की तरफ भी आती रहती है। तो इसकी एक सहायक कंपनी भी है जिसका नाम है ONGC ग्रीन लिमिटेड। उसका IPO आने की विधि भी जल्दी नहीं है, पर इसके ऊपर विचार भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से NTPC अपना 10,000 करोड़ रुपए का IPO लाया था अपनी ग्रीन एनर्जी के लिए, तो वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ONGC भी अपनी IPO लाने के लिए अपनी सहायक कंपनी का, तो उस पर एक विचार हो रहा है। तो उसको भी हमें समझना। तो कभी ना कभी ये चीज़ें होंगी ताकि जो एक कार्बन मुक्त चीज़ हमें बनने के लिए इस तरह की कंपनियों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और तीसरी तरफ मैं अगर आपको बताऊं तो दिसंबर 2023 में कंपनी ने करीब 1,67,357 करोड़ की सेल की थी। कितनी ज़्यादा कंपनी सेल कर रही है। और दूसरी तरफ देखें तो 10,511 करोड़ कंपनी प्रॉफिट कर दिया था। और दिसंबर 2024 में अगर हम कंपनी की सेल देखें तो 1,66,097 करोड़ की जो कम हुई है। 9,784 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया, वो भी कम हुआ है, पर फिर भी 1,66,097 करोड़ की सेल होना ये भारत की बड़ी कंपनी की दर्जे के साथ ही खिला रही है। रिजर्व अगर हम देखें तो कंपनी के पास भैया रिजर्व काफ़ी ज़्यादा है, जो 3,45,986 करोड़ का है। उधार अगर हम कंपनी में देखें तो भैया 1,91,489 करोड़ का है। तो कंपनी में उधार भी है, लेकिन उससे ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो वो भी लाजवाब है। जो हमें प्रमोटर देखने को मिल रहे हैं 58.89% के हैं। FIs ने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग कम की है, 7.53% के हैं। DIs अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, जो 19.40% है। गवर्नमेंट अगर हम देखें तो 10.30% के हैं। पब्लिक अगर हम देखें तो नाम मात्र की पब्लिक है इसके अंदर 3.88% के। तो पब्लिक तो काफ़ी कम है इस कंपनी के अंदर। और जिस कंपनी के अंदर पब्लिक कम होती है वो वाकई कंपनी बेस्ट होती है, क्योंकि हम जैसे लोग लालच के प्रति ज़्यादा बढ़ जाते हैं। भैया GTL इंफ्रा, भैया ये वो शेयर, ये शेयर, अब वहाँ देखने को मिलेगा हम पब्लिक इतनी सारी है। तो जिस कंपनी के अंदर पब्लिक की स्टेट ज़्यादा बढ़ जाता है स्टेक,
तो उसको पनपने में टाइम लगता है और वहाँ खेलते हैं बड़े बड़े पैसे वाले, जैसे कि एफआईज बेच कर भागेंगे। कई मैंने ऐसी कंपनियां देखी है जहाँ पर एफआईज अपनी होल्डिंग को पहले काफ़ी बढ़ा लेते हैं, फिर क्वार्टर दर घटाते रहते हैं, फिर जब वो रेट प्राइस बहुत नीचे आ जाता है तो फिर दोबारा से आ जाते हैं। हम उसी उलझन में फंसते जा रहे हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखें, फंडामेंटल देखें और कंपनी का जो दर्जा है वो देखें, बेस्ट है। तो इसे भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया ना कि ओएनजीसी की एक ग्रीन लिमिटेड कंपनी भी, यानी ओएनजीसी ग्रीन लिमिटेड कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करती है। ओएनजीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जो अक्षय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडार पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसका लक्ष्य 2038 तक ओएनजीसी के शुद्ध शून्य लक्ष्य को प्राप्त करना और भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में योगदान करना है। तो यानी कि इसकी जो सहायक कंपनी है वो नवकरणीय ऊर्जा की तरफ ज़्यादा फर्क करने की स्थितियों के साथ आ रही है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो भैया इसका जो आईपीओ, मैंने आपको पहले बता दिया था कि आईपीओ में विचार हो रहा है, पर अभी इसकी पुष्टि अधिकारी तौर पर नहीं हुई है। एनटीपीसी का तो आपको पता ही आ गया है, तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं तो ओएनजीसी की सहायक कंपनी ओएनजीसी ग्रीन एनर्जी जैव ईंधन, हरित हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर सहित नवकरणीय ऊर्जा पहलों पर ध्यान केंद्रित करती जा रही है, यानी कि उस स्रोतों के पीछे बढ़ रही है जो आने वाला हमारा फ्यूचर है। जैसे कि नवकरणीय ऊर्जा हो गया, जहाँ सोलर आ जाता है, पवन आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है, इस तरीके की चीज़ों के साथ इसकी सहायक कंपनी लगती जा रही है। और दूसरी तरह अगर मैं आपको बताऊं तो ओएनजीसी के प्रबंधन ने बताया कि कंपनी का लक्ष्य 2030 तक 10 गीगावाट हरित ऊर्जा प्राप्त करना है, जिसमें 70% तो सौर ऊर्जा से और 30 से 40% पवन ऊर्जा और हाइड्रोजन से आने की उम्मीद है। तो इसने अपने लक्ष्य भी निर्धारित कर लिए हैं जो 2030 तक के हैं, जहां पर यह कंपनी 10 गीगावाट की अपनी नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाने के लिए वर्क कर रही है। भैया कुछ कंपनियां इस वजूद के साथ होती हैं कि उसका सब कुछ अच्छा हो जाता है, पर उसका शेयर प्राइस ऊपर नीचे जाने में ही हम खो जाते हैं। राजा कौन बनेगा? राजा भैया वही बनेगा जिसके अंदर अलग समझ हो, जो धैर्यता लाता हो, जो किसी की वीडियो में खोता ना हो, जो लालच ना करता हो, जो पेनी स्टॉक से दूर रहता हो, जो फ्यूचर देखता हो, वो शेयर बाजार का राजा बनता है। वारन बफेट जी को अगर आप देखें तो क्या उनके अंदर कुछ चालाकी आपको देखने को मिलती है? विजय केडिया साहब को अगर देखें, क्या उनके अंदर कुछ चालाकी देखने को मिलती है? राधा कृष्ण दमानी जी हैं, क्या उनके अंदर आपको कुछ चालाकी देखने को मिलती है? चेहरे देखो उनके जाकर, बहुत सीधे सीधे से होते हैं, पर माइंड जो उनका है ना वो फ्यूचर देखता है। डी मार्ट अगर उन्होंने इतनी बुलंदी तक पहुंचाया तो भैया उन्होंने एक फ्यूचर देखा था ना। तो वो स्थितियाँ होती हैं कि हम किस चीज़ में खो रहे हैं। अब न्यूज़ अच्छी किसी भी कंपनी में आएंगी तो हम वहाँ खो जाएंगे। भैया मज़ा आ गया, आज तो वोडाफोन में न्यूज़ आ गई, आज तो यस बैंक में आ गया, आज तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये एक भ्रम है। भ्रम को त्यागो और एनालाइज के तरीके हमें बदलना पड़ेंगे ताकि हम हज़ारों में से अलग दिखें। तो वो होता है धैर्यता के साथ, कंपनी की स्थिति को समझने के साथ। दूसरा अगर मैं आपको और बताऊं तो 1 जनवरी की न्यूज़ है भैया, ये न्यूज़ बहुत बेस्ट लग रही है क्योंकि भेल और ओएनजीसी ने अक्षय ऊर्जा परियोजना पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि दोनों कंपनी मिलकर नवकरणीय ऊर्जा के लिए बेस्ट वर्क कर सकती है। भेल ने जनवरी में कहा था उसने नवीन और नवकरणीय ऊर्जा एनआरई क्षेत्र में संयुक्त रूप से यानी ज्वाइंट वेंचर के साथ परियोजना की खोज के लिए ओएनजीसी के साथ एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि दोनों देश की सरकारी कंपनी है और दोनों खोज कर रही हैं परियोजना के लिए, नवकरणीय ऊर्जा के लिए। तो ये जो खोज अभी चल रही है ये फ्यूचर के अंदर बेस्ट चीज़ों के साथ आती है। अगर मान लो हम किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो एक दिन में तो रिजल्ट नहीं मिलने का, उसका 1 साल बाद मिलता है। तो ये तो अभी ज़्यादा पुरानी न्यूज़ नहीं है, जनवरी की है। ये न्यूज़ भी काफ़ी चीज़ें गिरा रही है। और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं तो इस सहयोग से ईंधन कोशिकाओं, इलेक्ट्रोलाइजर और ऊर्जा भंडार प्रणालियों जैसे क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगा भेल और ओएनजीसी। बहुत बड़ी न्यूज़ है।
दूसरी तरफ अगर आपको एक चीज़ और बताऊं, एक न्यूज़ और निकल कर आ रही है जहां पर आपको समझना है कि अंडमान में पहली बार ONGC ने भी शुरू की खुदाई। तो यानी कि OIL यानी कि इंडियन ऑयल और ONGC दोनों मिलकर अंडमान निकोबार में तेल के कुएं की फिर से खोज मतलब खुदाई कर रहे हैं, जहां से भी इनको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो सरकारी कंपनी OIL यानी कि ऑयल इंडिया और ONGC अंडमान सागर में तेल और गैस के भंडार में खोज में जुटी है। दशकों पुराना प्रतिबंध हटने के बाद स्तर पर ड्रिलिंग शुरू की गई है, यानी कि इसके ऊपर प्रतिबंध था पर भी ये प्रतिबंध हट गया है। और हटने के साथ साथ ऑयल इंडिया और ONGC फिर से खुदाई कर रहे हैं और फिर अपने उत्पादन की क्षमता को इस चीज़ से भी बढ़ाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये निकल कर आ रही है। दूसरी तरफ मैं आपको फिर से बताऊं तो सरकारी कंपनी ऑयल इंडिया ने अंडमान सागर क्षेत्र में अपने पहले तेल कुएं की खुदाई की है, यानी कि पहले तेल कुएं की खुदाई ऑयल इंडिया ने शुरुआत की है अपनी। तो यहाँ से ऑयल इंडिया को भी देखना चाहिए कि वो भी तेल की खोज के लिए चीज़ें कर रही हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको एक चीज़ और बताऊं तो सरकारी कंपनी ONGC फिलहाल 12.6 लाख बैरल ऑयल का उत्पादन करती है। ये उत्पादन भारत के घरेलू उत्पादन का करीब 71% है। ONGC ने अंडमान के गहरे समुद्र इलाकों में ड्रिलिंग शुरू कर दी है। तो जिस कंपनी का 71% का योगदान देश के अंदर होगा ONGC का, जो काफ़ी बड़ा होता है, जो इसको देश की एक बड़ी तेल और प्राकृतिक गैस की कंपनी बनाती है, जो एक महारथन कंपनी है, तो वो उसके वजूद के साथ है, यानी कि कंपनी जो वर्क कर रही है उस वजूद के साथ ये चीज़ें होती जा रही हैं। दूसरी तरफ अगर मैं आपको और बताऊं तो ONGC कम कार्बन और ऊर्जा कंपनी बनने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की भी चीज़ें देख रही है, जिसमें नवकरणीय और हरित हाइड्रोजन पर केंद्रित निवेश होगा। यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए भी ये नवकरणीय ऊर्जा के लिए ONGC ने हमें निवेश की स्थितियां बीते महीने भी बताई हैं। तो यहाँ से क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि जो तेल और गैस में वो कंपनी काम करने वाली है, वो बैटरी के क्षेत्र पर, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र पर, सौर ऊर्जा के क्षेत्र पर, पवन ऊर्जा के क्षेत्र पर, हाइड्रोजन के क्षेत्र पर अपनी उपलब्धि को बढ़ाती रहती है। एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा, एक व्यक्ति बहुत कमज़ोर, वो सिर्फ आस दिखाता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, दूसरा व्यक्ति शांत, भले ही उसके अंदर गिरावटें भी आ रही हों, भले ही उस व्यक्ति के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम भी आ रही हो, पर वो अपने माइंड से अपनी स्थिति को इतना जीत जाएगा, वो एक दिन बहुत बड़ा व्यक्ति बन सकता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि कुछ कंपनियां पैनी और कुछ कंपनियां अच्छी पर गिरावट, दोनों में आपका क्या मकसद है कि आप उस हीरे को पहचानते कैसे हैं। आज और कल की गिरावट उछाल में तो खोना ही भरम है, पर चीज़ों को जब हम अलग अलग ढंग से सोचते हैं, और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, मेरे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा था कि सर ONGC के ऊपर एक फुल डिटेल वीडियो बनाइए। मैं थोड़ा सा ना अभी स्वस्थ नहीं हूँ। जिस दिन मेरी ये चीज़ें कुछ दिनों में सही हो जाएंगी, हम फिर अपने दूसरे चैनल डीप सर्च 6 में भी और यहाँ पर भी एक आपके लिए और लंबी वीडियो अच्छी एनालाइज की स्थितियाँ देखेंगे, जहाँ से अगर हम वीडियो देख रहे हैं तो हमें पता लग जाए कि उस कंपनी के वर्क क्या है। देखो सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे ज्वाइन कर रखा है, और मेरे ये 3-4 महीने जो बुरे वक्त में गए हैं बीमारी के कारण, उनके ज्वाइन से मुझे काफ़ी सहारा भी मिला है ना। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप अपने ज्वाइन जो मुझे करते जा रहे हैं और लोग भी करें, और इस मुहिम जो मेरी है कि हम उस एनालाइज को खोजेंगे जहाँ से कुछ हम अच्छा करके जा सकें, तो वो आपके साथ के साथ ही होगा। और 99.9% लोग बहुत समझदार हैं जो मुझे समझते हैं, और वो कंटिन्यू मेरे से जुड़े हैं और कंटिन्यू मेरे से कमेंट भी करते हैं, और मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। और एक व्यक्ति आता है भैया, वो तो फिर उसकी तो बात ही नहीं करेंगे, है ना। तो ये वो स्थितियाँ हैं जहाँ हमने ONGC की चीज़ों को नवकरणीय ऊर्जा की तरफ, तेल की खुदाई की तरफ, और अपना प्राकृतिक गैस जो होती है वो गहरे समुद्र की बेसिनों के तहत, उस पर अच्छा खासा योगदान ONGC देती है। और यहाँ पर किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी मेरे चैनल पर नहीं है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ, ना तो कोई मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप है। हम बनाने की सोच रहे थे, बनाने से पहले ही बड़ी प्रॉब्लमें आ गई थी, इसलिए हमने वो चीज़ें बनाई नहीं है।
तो जो भी है भैया यही चीज़ है, यही माध्यम है। कुछ दिनों में फिर से हम फेसबुक में एक्टिव होंगे स्वस्थ होने के बाद। तो अब बात करते हैं सुजलोन एनर्जी की। और आपको पता है कि सुजलोन एनर्जी आजकल छाया हुआ है। जब देश नवकरणीय ऊर्जा की तरफ अपने कदमों को बढ़ाता जा रहा है, जब ONGC NTPC कंपनियां अपनी स्थितियों को नवकरणीय ऊर्जा के अंदर निवेश की स्थितियों के साथ देखी जा रही है, तो ये तो पूर्णतया कंपनी नवकरणीय ऊर्जा वाली है जो वैश्विक स्तर के अंदर अच्छी खासी इसके पास गीगावाट है, जहाँ पर ये उसका संचालन, उसका कमीशन, उसके ऊपर निर्माण, उसके सारे काम ये व्यक्त करता है सुजलोन एनर्जी। और देश के अंदर भी अगर हम देखें तो NTPC ग्रीन एनर्जी के साथ भी इसको अच्छा खासा ऑर्डर मिल चुका है। और ऑर्डर की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास अच्छा खासा ऑर्डर है, जो 5.9 गीगावाट तक का इसके पास एक ऑर्डर है। एक न्यूज़ निकल कर आई है जहाँ पर JM फाइनेंशियल ने सुजलोन एनर्जी के जो खरीद के सलाह दी है, यानी कि उसने कहा है कि कंपनी की जो खरीद की सलाह है और उसके जो टारगेट हैं 71 रुपीज़ करीब के हैं। और वो इस स्थितियों के साथ देख रहा है क्योंकि इसने जो अपनी लक्ष्य को बरकरार रखा है, जो मूल्य को इसने घटाया है, घटा कर दिया है इसने अपना। ये मूल्य पहले था 85 रुपीज़ का टारगेट, अब JM फाइनेंशियल ने 71 का कर दिया। और फिलहाल अगर हम कंपनी का शेयर देखें तो 58 रुपये करीब का है। तो अगर 71 भी इसका जो टारगेट अगर JM फाइनेंशियल दे रहा है तो वो अपनी स्थितियों के साथ देख रहा है, क्योंकि कंपनी इससे पहले 86 के भी आपको टारगेट दिखाकर भी गई है। ये भी आप समझकर चलना। दूसरी तरफ अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं तो सुजलोन एनर्जी अपनी 5.9 गीगावाट और बुक ऑर्डर पर विस्तार योजना के साथ आशाजनक वृद्धि दिखाई है। यानी कि कंपनी के ऊपर JM फाइनेंशियल ने इसके पास जो इतनी ऑर्डर बुक है उसके अंदर उसने आशाजनक स्थितियाँ दिखाई है, जो एक पॉजिटिव संकेत लेकर आ रहा है, जो 71 रुपीज़ के इसके टारगेट आ रहे हैं। तो भैया इस चीज़ को आपको समझना, आप अपने को बहुत बलवान कीजिए। कुछ चीज़ अच्छी लगते हुए भी बेकार हो जाती है और कुछ बेकार लगती भी अच्छी हो जाती है। इसी दो पहलुओं के अंदर जो काम करना सीख गया वो लाइफ में, व्यापार में, शेयर बाज़ार में अच्छी चीज़ों को जाएगा। अब मेरे भी जो 2-3 अकाउंट हैं जिसमें से जो ये गिरावटें हुई हैं तो उसमें भी लॉस था, अभी भी लॉस है, पर वो धीरे धीरे कवर होगा, क्योंकि हमारा तो 1-2 महीने या 100 साल का वजूद ही नहीं होता। हमारा तो माध्यम होता है डिविडेंड का माध्यम, और अपने पैसे को कई गुना कई सालों बाद करने की स्थितियों के साथ देखना। तो वो भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। अच्छा, मेरा एक दोस्त है, उसका ना करीब 2-3 लाख का प्रॉफिट आ रहा था जब बाजार गिरा नहीं था। उस वक्त हम दोनों साथ बैठते थे, मैंने कहा यार प्रॉफिट बुक करके अपना यही शेयर खरीद लो या कुछ और खरीद लो, पर उन्होंने वो बात नहीं मानी। उसके बाद वो प्रॉफिट भी गया और करीब 20,000 का और लॉस उनको हो रहा था। अगर वो अपने 2 लाख जो भी चीज़ थे कुछ निकाल कर कुछ शेयर ही खरीद लेते तो वो 2 लाख तो बच जाते हमारे। मान लो अगर हमें पास 1 लाख है और 1 लाख में हमारा 1.5 लाख दिखा दिया और हम 1.5 लाख को सोच रहे 3 गुना हो जाए, तो वो तो 1-2 महीने या सालों भर में तो होने का नहीं, वो तो काफ़ी सालों बाद होगा। पर वहाँ एक जुगत लग सकती है कि अगर वो 50,000 का प्रॉफिट आप खींच लें और उसी 50,000 को अगर हम फिर से शेयरों को उसी को ले लें या किसी और कंपनी के शेयर ले लें, तो वो दिखाएगा कि 1.5 लाख है हमारे पास, चाहे भले वो कम हो रहा हो। लेकिन जब रखी चीज़ कम हो जाती है तो वो तो 50 तो चला ही गया ना, जिससे हम कुछ खरीद भी सकते थे। तो माइंड लगता है भैया, माइंड को आपको जगा कर चलना पड़ेगा। ONGC की आज की वीडियो आपको कैसी लगी? इस तरीके से वीडियो में क्या और भी बना सकता हूँ? क्या आपके पास कोई और अच्छे कंपनी है जिसकी हम एनालाइज कर सकें बिना खरीद और बिना बेच, बिना टारगेट की स्थितियों के साथ, सिर्फ समझने की स्थितियों के साथ? तो कृपया आप कमेंट जरूर करना। और जो लोग मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं उनको मैं फिर से बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मेरा इस 3-4 महीने का जो बुरा वक्त है गुजरा उसमें उन्होंने साथ दिया, जहाँ से हम कुछ चीज़ों के साथ आगे बढ़े हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।